हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग दो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और ये क्वेश्चंस हम लोग कहाँ पे पोस्ट करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। इसके बाद 9 PM पे इन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स पीयर इवेल्यूएशन के लिए सबमिट भी कर सकते हैं। और कहाँ पे करेंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। जहाँ तक संडे की बात है, संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, आज के सेशन में हमने GS1 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से है और दूसरा क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर हमेशा की तरह सबसे लास्ट में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या है कि द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ कांग्रेस, अदूरदर्शिता, जिन्नाज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, एंड ब्रिटिश अमोरलिटी, उनकी जो अनैतिकता थी, ऑल प्लेड देयर पार्ट इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, पार्टीशन होता है, उन सब में इनका रोल था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको डिस्कस करना है। अब देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। किस तरह से इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, साफ साफ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना होगा कि शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ कांग्रेस, उसने क्या रोल प्ले किया जिसकी वजह से पार्टीशन होता है। जिन्ना की एम्बिशंस आपको बतानी होंगी, और ब्रिटिश अमोरलिटी, जो उनकी अनैतिकता थी, वो भी आपको बतानी होगी। और इन सब ने मिलकर पार्टीशन को कंट्रीब्यूट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आपको यहाँ पे वो पॉइंट्स लिखने हैं जिसकी वजह से ऐसा एक्शन हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस बढ़े हैं। तो वो सारे इवेंट्स, वो सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने होंगे। तो क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आप बताइए कि कांग्रेस के कौन से एक्शन थे जिन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम इस चीज़ को और बड़ा कर दिया था। जिन्ना की क्या एम्बिशंस थी, ब्रिटिश के एक्शन किस तरह से अमोरल, अनैतिक थे, और फिर सबसे लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए। अब देखिए, अगर आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ा होगा तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से एड्रेस कर सकते हो। आपको केवल क्या है, पॉइंट्स को रिकलेक्ट करना होगा कि कांग्रेस के वो कौन से एक्शन थे, ठीक है, जिन्ना की क्या एम्बिशन थी, और ब्रिटिश लोग किस तरह से अमोरल थे। इस चीज़ को आपको लिखना है। 1 बाय 1 देख लेते हैं कि क्या कंटेंट होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो आप क्या लिख सकते हो? आप बता सकते हैं कि ये जो पार्टीशन हुआ, ये कोई स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं था कि आज किसी के दिमाग में आया और कल पार्टीशन हो गया। नहीं, ये काफ़ी लंबा एक प्रोसेस था। तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 नेशंस वॉज नॉट ए स्पॉन्टेनियस इवेंट। काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस तरफ, जैसे कि बंगाल का पार्टीशन, मुस्लिम लीग बनती है, 1909 का एक्ट, इसने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो इस तरह से जो इवेंट थे ये काफ़ी पहले से ही हो रहे थे, और कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस मुस्लिम इन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा और इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन होगा। अब देखिए, अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ कांग्रेस। तो अब आपको वो सारे पॉइंट्स बताने होंगे जिसकी वजह से कांग्रेस का जो एक्शन था उससे क्या हो रहा है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड बढ़ रहा है।
काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, सब आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। जैसे कि 1916 इसमें क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। और क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि कांग्रेस जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल है उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ये काफ़ी अच्छे से बताया हुआ स्पेक्ट्रम में, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए जो 1936-37 वाले इलेक्शन हुए थे, इसमें क्या था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी उनमें न तो कांग्रेस ने अच्छा किया और न ही मुस्लिम लीग ने अच्छा किया। तो इसके बाद क्या है, कांग्रेस एक प्रोग्राम स्टार्ट करती है, मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको जोड़ा जाए कांग्रेस के साथ, लेकिन ये प्रोग्राम फेल होता है और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो किस तरफ जाते हैं, मुस्लिम लीग की तरफ, वो भी हम देखेंगे। एंड देखिए इस यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो मुस्लिम लोग थे ये मुस्लिम लीग की तरफ जाते हैं। तो जो जिन्ना थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम लोगों को, उनके पास कोई इंसेंटिव था नहीं कि वो क्यों कांग्रेस से जुड़े, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये पॉइंट हो जाएगा। देन देखिए जो 1937 के इलेक्शन हुए थे उसमें यूपी जो यूनाइटेड प्रोविंस वाला एरिया था उसमें कांग्रेस को मिली थी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब होता क्या है कि जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस को अप्रोच करती है कि क्यों ना हम एक जॉइंट गवर्नमेंट बना लें, लेकिन कांग्रेस इसको मना कर देती है। तो इसके बाद जो मुस्लिम लीग है उसको ये लगता है कि अगर इंडिया यूनाइटेड रहता है तो हम लोग हमेशा से माइनॉरिटी में ही रह जाएंगे। तो देखिए किस तरह से गैप क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पार्टीशन हुआ वो कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं था या इवेंट नहीं था। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। इसके बाद देखिए जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन था, वो काफ़ी एक्टिव थे हिंदू महासभा में। और जो मुस्लिम लीग थी उसका भी ये मानना था कि कांग्रेस बेसिकली एक हिंदू पार्टी है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी उससे भी ये गल्फ और ज़्यादा बढ़ रहा था। देन जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है तो उस दौरान क्या होता है, जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं इनको पुलिस अंदर कर देती है और एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है। और इस समय जो मुस्लिम लीग है वो काफ़ी एफर्ट्स करती है मुस्लिम लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब 1946 के इलेक्शन होते हैं तो इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। 1937 में तो काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एंड देखिए 1944 राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, ये सब क्या थे, बेसिकली एक तरह का अप्रूवल था इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। और ये सब आपने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में। अगर नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजगोपालाचारी फॉर्मूला उसमें क्या पॉइंट्स थे, देसाई लियाकत पैक्ट उसमें क्या पॉइंट्स थे, इनका ऑर्डर क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या पूछा है, जिन्नाज एम्बिशंस। तो ये तो आसान सा पार्ट है। देखिए हम सब जानते हैं कि शुरुआत में जो जिन्ना थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन बाद में टू नेशन थ्योरी की बात करने लगे थे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी उसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। जिन्नाज 14 पॉइंट आपने पढ़े भी होंगे। देन 1940 में लाहौर में कांग्रेस पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास होता है। तो ये सब जिन्ना की एम्बिशन थी कि जो मुस्लिम हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएं, और फिर बाद में कहीं ना कहीं ये जो एम्बिशन है ये कन्वर्ट होती है इंडिया एंड पाकिस्तान, सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम्स, वो होगा पाकिस्तान, ठीक है। और देखिए भले कैबिनेट मिशन हो उसमें भी इन सब ने जो है क्रिटिसाइज़ किया था, मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। देन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के बाद डायरेक्ट एक्शन डे होता है। डिमांड क्या थी कि पाकिस्तान होना चाहिए, और काफ़ी सारे कम्युनल राइट्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी जिन्ना एम्बिशन में। थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है, ब्रिटिश अमोरलिटी, मतलब ब्रिटिश के जो एक्शन थे वो अनैतिक थे, अमोरल थे। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए ब्रिटिश लोग शुरू से क्या कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये उनकी पॉलिसी थी। और इस वजह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। इसके एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है,
और देखिए जितने भी ऑफर दिए गए थे ब्रिटिश लोगों के द्वारा, भले ही वो वोवेल प्लान हो, अगस्त ऑफर हो, कैबिनेट मिशन प्लान हो, ठीक है, इन सब में क्या था, इन सब में जो मुस्लिम लोग थे इनको अपीज करने की बात होती थी। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गई थी कि भाई अब तो होना ही है, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने क्या कहा था कि हम 1948 में इंडिया छोड़ेंगे, लेकिन पहले ही छोड़ देते हैं ताकि कांग्रेस, मुस्लिम और लीग को टाइम ही ना मिले समझने के लिए। तो ये सब जो एक्शन थे ये अमोरल एक्शन थे। तो ये सब आपको लिखने होंगे। इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। तो देखिए कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि देखिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था कि जो बाउंड्री अवार्ड था वो जानबूझ के उसको डिले किया था, क्योंकि ताकि उसी दिन वो लोग इंडिया छोड़ के चले जाएं और जितने भी बाद की सिचुएशन है उसके लिए वो जिम्मेदार ना हो। तो इससे बड़ा अनैतिक एक्शन क्या होगा, कितने लोग मारे गए थे। तो फिर आप लिख दीजिए कि इन सब पॉइंट्स से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ कांग्रेस, जिन्ना की एम्बिशन एंड ब्रिटिश अमोरलिटी, इन सब ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था इंडिया के पार्टीशन में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या क्या पॉइंट हमें लिखने चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मरीन इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है ज्योग्राफी से, एक 15 मार्कर है एंड 250 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है। देखिए क्या पूछा गया है कि ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है मरीन इकोसिस्टम में। तो ये दो पार्ट हैं। अब देखो इस वाले आंसर में अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट के बारे में पूछा गया है, तो ये कन्वेयर बेल्ट का डायग्राम आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, तो डायग्राम मस्ट है। अब देखो क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर आप बता दीजिए कि ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, ये डिमांड है क्वेश्चन की। फिर आप बता दीजिए कि क्या सिग्निफिकेंस है और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। तो जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कंटेंट के ऊपर ना आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। एनसीईआरटी हो गया, जीसी लियोंग हो गया, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि क्या कंटेंट होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट, तो इसी को आप एक्सप्लेन कर दो इंट्रोडक्शन में, और यही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं होगा। देखिए ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल होगा। ओशियन कन्वेयर बेल्ट, देखिए एक बेल्ट है, और कन्वेयर मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को कन्वे करता है एक जगह से दूसरी जगह। और जब हम बात कर रहे हैं ओशियन की, तो क्या मटेरियल हो जाएगा, वाटर। तो ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट ये एक ऐसी बेल्ट है जो कि वाटर को कन्वे करती है। अब कहां से कहां, ग्लोबली। तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये होती क्या है, कॉन्स्टेंटली मूविंग सिस्टम ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है। देखिए यहाँ पे वाटर केवल सरफेस वाटर नहीं होगा, यहाँ पे सरफेस वाटर भी है प्लस डीप ओशियन, दोनों ही आपके आंसर में होने चाहिए। अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। जहां तक डीप ओशियन की बात है, तो उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, सैलिनिटी, टेम्परेचर, ये आपने पढ़ा होगा। एंड जो सरफेस वाटर है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, मेनली जो विंड की डायरेक्शन होती है उसी की डायरेक्शन में ये करंट्स फ्लो करती हैं। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसके बाद आपको इसको और अच्छे से समझाना होगा। ये जो कन्वेयर बेल्ट है, इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, किस तरह से ये इसका मूवमेंट होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो देखिए क्या होती है बेल्ट, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जो नॉर्थ अटलांटिक है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। एंड होता क्या है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो जो सरफेस वाटर है वो सिंक हो जाता है, वो नीचे चला जाता है डीप बॉटम में। इसको क्या बोलेंगे, डीप वाटर। अब देखिए इस
वाले डायग्राम में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो इससे होगा क्या कि जो सरफेस वाटर है वो नीचे सिंक करेगा, और जब सिंक करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये जो सरफेस वाटर है ये नीचे की तरफ जाएगा, और जब ये सिंक करेगा तो इसका प्लेस कौन लेगा, वो लेगा ये जो गल्फ स्ट्रीम होती है, ये वाटर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये जो वाटर है इसका मूवमेंट होता है टूवर्ड्स साउथ, ये जो साउथ अटलांटिक ओशियन है उस तरफ इसका मूवमेंट होता है। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, जो अंटार्कटिका वाला ओशियन है वहाँ पे इसका मूवमेंट होता है, लेकिन वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। क्या कंडीशन, एक तो कोल्ड वाटर अवेलेबल है, टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो ये जो करंट है ये रिचार्ज होती है, इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट का मूवमेंट होता है टूवर्ड्स इंडियन ओशियन और दूसरे का होता है टूवर्ड्स पैसिफिक ओशियन। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस में क्योंकि टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, वार्म कंडीशन होती हैं, तो होगा क्या, इस वाटर का मूवमेंट होता है टूवर्ड्स सरफेस, और इसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। तो देखिए ये की पॉइंट्स हैं जो आने चाहिए। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला की पॉइंट क्या है, डीप वाटर फॉर्मेशन किस तरह से होती है मैंने आपको बताई। देन ये जो डीप वाटर फॉर्मेशन होती है इसका स्प्रेड होता है वो आपको बताना होगा, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद क्या होती है, अपवेलिंग ऑफ डीप वाटर, ठीक है। और फिर अपवेलिंग के बाद क्या होता है, ये जो डीप वाटर है ये कन्वर्ट होता है सरफेस करंट में, और फिर इनका मूवमेंट होता है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इस तरह से पूरा जो लूप है ये कंप्लीट होता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है ओशियन कन्वेयर बेल्ट। और क्यों ये ग्लोबल है ये आप इस मैप में अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी ब्रीफली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, एंड ये सारा कंटेंट यहाँ पर है। अगर आपको कोई इशू है तो इसको पॉज कर दीजिए और आप इससे नोट्स बना सकते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है और ये है सेकंड स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। अब देखिए क्या सेकंड पार्ट है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मरीन इकोसिस्टम में। तो ये तो कंटेंट आपके पास होगा, और ये काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जीसी लियोंग में भी दिया हुआ है। देखिए क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले तो जो सैलिनिटी है उसको मेंटेन करने का काम है, क्योंकि देखिए वाटर का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में। तो इससे क्या होता है, एक तो हीट मेंटेन होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, सैलिनिटी मेंटेन होती है। जो पोलर एरिया है वहाँ पे जो आइस फॉर्मेशन है उस पर इसका इन्फ्लुएंस होता है, और इसका इफेक्ट किस पे होगा, जो मरीन इकोसिस्टम है। देन देखिए जब वाटर सिंक करता है, सरफेस वाटर जब सिंक करता है तो उसके साथ में काफ़ी सारी गैसेस भी सिंक करती हैं, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसीलिए हम देखते हैं कि ओशियन बॉटम पे हमें काफ़ी सारी इस गैस के मॉड्यूल्स मिलते हैं। देन न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन होता है, ये सब आप जानते हैं। ऑक्सीजन का एनरिचमेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर मिलता है तो वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्लैंकटन्स वगैरह वहाँ पे मिलेंगे, और बहुत रिच फिशिंग जोन होते हैं ये वाले एरिया। इसके अलावा माइग्रेशन भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी सिग्निफिकेंस में, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। वो डायग्राम आपको बनाना होगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। वो जो की पॉइंट्स नहीं है, डीप वाटर फॉर्मेशन, स्प्रेडिंग ऑफ डीप वाटर, अपवेलिंग ऑफ डीप वाटर एंड नियर सरफेस करंट्स, इस तरह से ये जो पूरा लूप है, ये जो पूरा साइकिल है, ये कंप्लीट होता है। ये आपको मेंशन करना होगा। फिर आएगा कंक्लूजन। देखिए किस तरह से कंक्लूड करोगे, आप बता सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि जो पोलर आइस है वो ज़्यादा मेल्ट होगी, और उससे ये जो पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है इस पे निगेटिव इफेक्ट हो सकता है, और अल्टीमेटली जो मरीन इकोसिस्टम है और जो अर्थ का क्लाइमेट है उसका जो एक बैलेंस है वो ये बिगाड़ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा। तो दोनों ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हो, केवल आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, और वो क्या है, लर्नर की आंसर शीट देख लेते हैं। और आज भी मैंने वैसा ही किया है कि 2 लर्नर के
अलग अलग क्वेश्चन मैंने लिए हैं और दोनों को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये मॉडर्न इंडिया वाला, शुरुआत की है ऑन 15 अगस्त ऑफ 1947 इंडियन यूनियन डिवाइडेड इन टू सोवरेन नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा ना अपीलिंग होना चाहिए। ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है। फिर आपने क्या लिखा है, दिस इज रिजल्ट ऑफ ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब देखो यार, ये क्वेश्चन की डिमांड है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पे आपको नहीं लिखना है। जब ब्रिटिश के अमोरल एक्शन की बात हो रही है तो वहां पे ये पॉइंट आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। फ्लो क्या है क्वेश्चन का, उसको समझिए। क्वेश्चन में क्या पार्ट्स पूछे गए हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह से, क्या फ्लो पूछा गया है क्वेश्चन में, इसको आपको समझना होगा। तो ये सही जगह नहीं है इस पॉइंट को लिखने की, हालांकि ये पॉइंट आपका सही पॉइंट है, लेकिन इसको आपको बाद में लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखा है, जिन्ना प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो फिर से आप वही बात कर रहे हो, यहां पे लिखना नहीं है, केवल इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद डायरेक्ट मुद्दे पे आइए। जो 3 डिफरेंट पार्ट पूछे गए हैं वो हेडिंग होनी चाहिए और उनको एड्रेस कर दो। ये सही जगह नहीं है इसको लिखने की। फिर वही बात, कांग्रेस रोल वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्टेंस। देखो आपकी ग्रामर में इश्यूज हैं तो इसको आपको थोड़ा करेक्ट करना होगा, ठीक है। ग्रामर में काफ़ी मिस्टेक्स मुझे लगी, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या लिखा है, हेडिंग डाली है शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ कांग्रेस टू जिन्ना एम्बिशन। देखो यार ये हेडिंग गलत है, 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ कांग्रेस, सेकंड क्या है, जिन्ना एम्बिशन। तो इनमें आपस में लिंक नहीं है, आपने क्या किया है, इनको आपस में लिंक कर दिया है, तो ये हेडिंग सही नहीं है। और थर्ड क्या है, ब्रिटिश लोगों की अमोरलिटी। तो हेडिंग सही होनी चाहिए। जिन्ना वॉज इनिशियल सपोर्ट कांग्रेस प्रोग्राम। तो देखो ग्रामर थोड़ी आपकी ना वीक है, इस पे आपको वर्क करना चाहिए, अभी काफ़ी टाइम है तो आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। फिर क्या लिखा आपने, जिन्ना नॉट सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट। तो फिर से वही ग्रामर वाली बात है, जिन्ना डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट टेक प्लेस इन नेहरू रिपोर्ट। तो पॉइंट आपके पास है, कंटेंट आपके पास है, लेकिन आपको अरेंज करना आना चाहिए। जिन्ना ऑलवेज फोर्स्ड कांग्रेस टू एक्सेप्ट एज पार्टी ऑफ हिंदूज। तो देखो थोड़ा सा ना ग्रामर पे वर्क करो। इसके बाद आपने लिखा है शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ कांग्रेस टू ब्रिटिश एमोरलिटी। तो वही हेडिंग आपकी सही नहीं है, इसको आपको सही से लिखना होगा। अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में आपने कहीं पे भी डिवाइड एंड रूल नहीं लिखा है, वो आपने शुरू में लिख दिया था, तो वो यहाँ पे होना चाहिए, तो एक अलग ही उसका इम्पैक्ट होता। ब्रिटिशर्स लोगों ने इनेक्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सही बात है। अपीजमेंट, ये भी सही बात है। हाफ हार्टेड पॉलिसी टू सीमेंटेड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम। तो देखो यार ये मतलब इररिलेवेंट पॉइंट है, या तो इसको आप वैलिडेट करो किसी एग्जाम्पल से। फिर आपने लिखा है बाउंड्री प्लान, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो देखो कंटेंट है आपके पास, थोड़ा रिफाइन करो और स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने कंक्लूड किया है, ऑल दीज एक्शन लेड टू लार्ज स्केल ब्लडशेड एंड लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ हिस्ट्री एंड क्रिएटेड 2 कंट्रीज टू डिवाइडेड इंडिया। तो फिर से ना ग्रामर पे थोड़ा सा वर्क करो। कंक्लूजन आपका अच्छा है, अच्छा कंक्लूजन है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामर अच्छी होगी तो और मज़े आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तो आपने सारे पार्ट एड्रेस नहीं किए हैं। तो सोल्यूशन क्या है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो 2 बार पढ़ो कम से कम। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो, उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, और वो सारे पार्ट्स आपको एड्रेस करने होंगे। कंटेंट आपको एनरिच करना होगा, ये आप समझ ही चुके होंगे। और काफ़ी कुछ अननेसेसरी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, वो आपको नहीं लिखनी होगी, ठीक है। तो इन पे वर्क करिए, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी काफ़ी टाइम है, डीमोटिवेट नहीं होना है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ज्योग्राफी। ये एक अलग लर्नर है, उनकी हमने आंसर शीट ली है। देखिए इन्होंने शुरुआत की है, द मूवमेंट ऑफ वार्म ओशियन करंट्स एंड कोल्ड ओशियन करंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट।
अब देखो ये काफ़ी जनरल पॉइंट आपने लिखा है, जो कीवर्ड्स हैं डीप, सी, सरफेस करंट्स, ये सब आपने मिस की है। तो ना आपकी जो डेफिनेशन एकदम सही होनी चाहिए, तो प्रॉपर डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखिए। इसके बाद आपने क्या लिखा है कि इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। देखो ये पूछा नहीं है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस आपसे पूछी है लेकिन वो बाद में पूछी है, तो पहले क्यों लिख रहे हो? तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि यार इसको यही नहीं पता है कि किस तरह से अरेंज किया जाना चाहिए स्ट्रक्चर को, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने मैप बनाया, बहुत अच्छा मैप आपने यहाँ पे बनाया। थोड़ा सा इसको और ना आपको चीज़ों को लिखना होगा, यहाँ पे एरो वगैरह बनाने होंगे सही से, तो थोड़ा सा इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। फिर आपने लिखा है सिग्निफिकेंस। तो देखो आपने कन्वेयर बेल्ट को समझाया नहीं है, तो एक पार्ट तो आपने मिस कर दिया, तो मतलब आधे मार्क्स तो वैसे ही आपके चले गए। तो वो उस पार्ट को ना आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। डिमांड है क्वेश्चन की, उसको समझिए, और तरीका क्या है? वही तरीका है कि 2 बार पढ़िए, अंडरलाइन करो और हर पार्ट को एड्रेस करो। उसके बाद सिग्निफिकेंस, एक तो फिशिंग ग्राउंड है, सही बात है, आपने एग्जाम्पल दिया है यूएसए का, न्यू फाउंडलैंड का, ये सही है। एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होगा। देन आपने क्या लिखा है? कैन बी कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ ओशियन थर्मल। अब ये क्या लिखा है? कन्वर्सेशन एनर्जी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको एक बार चेक करना। फिर आपने लिखा है कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अपवेलिंग होती है, रिसाइकलिंग होती है, देन एक्सेस सैलिनिटी को प्रिवेंट करते हैं, तो ये सब सही पॉइंट है। फिर आपने कंक्लूड किया है दस दीज ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट आर प्रोवाइडेड। तो वही बात है कि थोड़ा सा ग्रामर पे आपको भी वर्क करना होगा। वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द मरीन इकोसिस्टम। तो देखिए कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए हैं यहाँ पर भी, वो क्या पॉइंट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ओवरऑल सारे पार्ट्स को एड्रेस करो और कंटेंट को एनालिसिस करो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने काफ़ी कम वर्ड्स में आपने इस क्वेश्चन को, इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स की, एटलीस्ट उसको करो यार। मतलब 230 से लेके 270 के बीच में आपका कंटेंट होना चाहिए, तो इतना तो आपको करना ही होगा। तो ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है और इसको आप फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ, अच्छा यहाँ पे आपने कंक्लूजन किया है, सॉरी मैं इसको भूल गया, देख लेते हैं। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, द टेम्परेचर ऑफ ओशियन बॉडीज आर इंक्रीजिंग, ड्यू टू विच द ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट इज इन डिस्टर्ब स्टेट, विच कैन बी कंसिडर्ड एज द थ्रेट टू मरीन इकोसिस्टम। ये बहुत अच्छा आपने कंक्लूजन लिखा है। कोशिश करिए कि इसको 3 से 4 लाइन में लिखें, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड आप मान सकते हैं, तो वही चीज़ बस आपको करनी है। तो कंक्लूजन आपने अच्छा लिखा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। देखिए आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, भले गलत आंसर लिखो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़िए। एक समय वो जरूर आएगा जब आप काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखोगे। और जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, उन लोगों को मेरी एडवाइस होगी कि यार अभी टाइम है प्रीलिम्स में, ठीक है, अभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको करना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका जो प्रीलिम्स है वो भी तैयार होगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।